एक पल के लिए पार्टी का माहौल खराब होने लगा था कि खुशी की दहाड़ ने सभी के मुंह बंद करवा दिए थे और सभी ने राजी खुशी खुशी की बात मान भी ली थी, जिसे देखकर विराज एकाएक चौंक गया था। इन लोगों का मुंह तो बंद होना ही था। अब ये सब मेरे हस्बैंड की कंपनी में इंटर्न जो हैं। एक तरफ ये बोलते हुए खुशी हंस रही थी तो दूसरी तरफ खुशी की बात सुनकर विराज के पसीने छूट गए थे। खुशी महज 20 साल की थी और विराज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। मेरे हस्बैंड की कंपनी पास में ही है, हैप्पी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जब भी तुम्हें समय मिले तुम जा सकते हो। खुशी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर विराज के सामने उसके हस्बैंड की कंपनी का नाम सामने रख रही हो। लेकिन जब से विराज द फोन पहुंचा था तभी से खुशी उसकी मदद कर रही थी, इसीलिए विराज को खुशी की हरकतों पर जरा भी शक नहीं हो रहा था। खुशी के पार्टी रूम में आते ही डिशेस सर्व होना शुरू हो गई थी। शराब की महफिल जोरों से चल रही थी और सभी क्लासमेट्स हाई स्कूल के दिनों को याद करते हुए किस्से सुना रहे थे। कुछ क्लासमेट्स अपने फ्यूचर की बात कर रहे थे और दूसरों को बता रहे थे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, और कुछ क्लासमेट्स बस खुशी जुनेजा की तारीफ के पुल बांधने में लगे हुए थे जो विराज के पास बैठी थी। और ये सब सिर्फ इसीलिए था क्योंकि खुशी जुनेजा ने ही इस रीयूनियन का प्लान किया था और इस पार्टी का सारा खर्चा उठा रही थी। विराज जिंदल, तुम अब क्या करते हो? अभी विराज की नजर तरह तरह के डिशेस से हटी भी नहीं थी कि उसके कानों में एक सुरीली आवाज सुनाई दी और इसी के साथ विराज के मूवमेंट्स अचानक से रुक गए थे। जो लड़की विराज के सामने बैठी थी उसका इंप्रेशन विराज के लिए हमेशा से ही अलग रहा था। हाई स्कूल के समय उस लड़की ने विराज का हमेशा साथ दिया था। उसके चेहरे पर जेंटलनेस और खूबसूरती का रुबाब देखकर विराज की आंखें चमक उठी थी। वो चेहरा जो चांद से भी ज्यादा दमक रहा था वो असल में सिर्फ शांत और जेंटल नहीं था, बल्कि उन दिनों में जो भी विराज को बुली करता था उसे उसकी नानी याद दिलाने में उसका अहम योगदान था। हे चारू, बहुत समय बाद। मैं अभी भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ और छोटा मोटा बिजनेस। तुम क्या कर रही हो? अभी विराज ने चारू के सवाल का जवाब दिया ही था कि अचानक से एक मर्दाना आवाज विराज के कान में घुसी। छोटा मोटा बिजनेस? क्या कचरा उठाने की फैक्ट्री खोल ली है क्या? उस आवाज में शराब की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उस इंसान को और शराब पीने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उस आदमी के मुंह से वो शब्द बाहर आए वैसे ही विराज का मजाक बनाने का कैंपेन से पर्दा उठ गया था। जो लोग खुशी के डर से चुप बैठे थे वो भी अब विराज को बुली करने के लिए आगे आ चुके थे। क्लासमेट्स के बीच इतने रूड एक्सप्रेशंस को देखते हुए खुशी के चेहरे पर अपॉलॉजीज वाली स्माइल आ गई थी। इस रियूनियन की पार्टी का आयोजन खुशी ने ही किया था, लेकिन विराज के साथ हो रही हरकतों को देखते हुए उसे मन ही मन गिल्टी फील हो रहा था। सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसीलिए इन बातों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं था। विराज ने भी उन बातों पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और अपनी सारी अटेंशन चारू की तरफ कर डाली थी। मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ। अभी बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। तुम कहाँ पढ़ रहे हो? विराज उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता था जब चारू ने उसकी मदद की थी। विराज उसके लिए हमेशा से ग्रेटफुल था। वो सीन जब चारू उसके लिए लोगों से भिड़ जाती थी वो आज भी विराज को अच्छे से याद था। लेकिन अभी विराज चारू से बस अच्छी चैट करना चाहता था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। पास्ट की बात करें तो विराज की हालत बहुत ही खराब रही थी। वो अपने किसी भी दोस्त की मदद करने लायक नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई थी। जब विराज ने चारू को देखा तो विराज को एहसास हुआ कि चारू ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे वो हाई स्कूल के दिनों में पहनती थी। चारू को देखकर विराज के मन में उसकी मदद करने का भाव जाग उठा था। हालांकि जैसा विराज ने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया। इससे पहले कि विराज चारू से उसकी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ बात कर पाता, अचानक से कुछ आवाजें विराज के कानों में सुनाई पड़ी। भाई, लगता है विराज के कचरे उठाने का बिजनेस बहुत ही शानदार चल रहा है। देख रहे हो इस लड़के के कपड़े, एक से एक ब्रांड्स पहन कर घूम रहा है। तो क्यों ना आज विराज अपने को महंगी से महंगी विस्की पिलाए। क्या बोलते हो बॉस? कुछ लड़के जो दिलीप के चमचे थे उन्होंने अचानक से विराज को घेर लिया था। एक लड़के का हाथ विराज के कंधे पर था और जब उसने अपने मुंह से ये शब्द कहे तो उसके मुंह से शराब और सिगरेट की स्मेल आ रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट थी। तुम लोगों को जो भी पीना है तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो।
विराज जल्दी से जल्दी उन लड़कों से छुटकारा पाना चाहता था। आखिरकार वो उसके हाई स्कूल के क्लासमेट्स थे और विराज उन्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था। विराज का मानना था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस वो विराज को छेड़ने के लिए उसके पास आए थे। खैर, विराज के पास इस समय पैसों की कोई कमी नहीं थी और विराज के सहारा स्टार के सामने द फर्न की कोई औकात नहीं थी। कुछ शब्दों में कहूँ तो होटल बिजनेस में विराज एक किंग था और ये उसका फैमिली बिजनेस था। उसके लिए छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं तो अभी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद जल्दी इंटर्नशिप के लिए कोई अच्छी सी कंपनी देखना शुरू करूंगा। तुम बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हो। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रही होगी। उन लड़कों से ध्यान हटाते हुए विराज ने चारू के सवाल का जवाब दे दिया था। विराज के एक्शंस को देखकर चारू को यकीन नहीं हो रहा था। पास्ट में जब विराज हाई स्कूल में था तब उसके मुंह से आवाज का एक दाना भी नहीं निकलता था। कितने लड़के उसे बुली करते थे, लेकिन विराज चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता था। लेकिन अब जिस विराज को चारू देख रही थी वो विराज पहले जैसा विराज नहीं रहा था। हे स्टूडेंट्स, क्या तुम लोगों ने सुना? कचरा बॉस कह रहा है कि तुम्हें जो मर्जी हो तुम पी सकते हो। हे खुशी, तुम्हें ड्रिंक्स का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। विराज को लगा जैसे चारू उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करती है उससे पहले ही दिलीप के लड़के बीच में ही कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे चारू अपनी बात नहीं रख पाती। हालांकि विराज अपने क्लासमेट्स पर गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन अब उसने चारू के बदलते हुए चेहरे को देखा जिसे इंटरप्ट किया गया था, तो उसे अचानक से गुस्सा आने लगा और विराज ने तुरंत ही चारू से कहा, चारू, क्या हम थोड़ी देर के लिए वॉक पर चलें? इस कमरे में काफी शोर है, हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। अपने अनोइंग क्लासमेट्स को देखते हुए विराज ने आखिर अपने दिल की बात चारू से कह डाली थी। विराज अपने क्लासमेट्स से दूर जाना चाहता था और जब वो अपनी कुर्सी से उठा तो उसने चारू की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देख लिया था। हालांकि विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद चारू के चेहरे से डिसअपॉइंटमेंट तो गायब हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। चारू फैसला लेने से झिझक रही थी, लेकिन उसी वक्त विराज ने अपना डोमिनेटिंग एटीट्यूड बाहर निकाला और चारू का हाथ पकड़ते हुए उसे पार्टी हॉल से बाहर ले गया था। इस सीन को देखते हुए खुशी जुनेजा की आंखों में जेलेसी साफ साफ दिखाई दे सकती थी। क्योंकि ये सब दिलीप और उसके दोस्तों की वजह से हुआ था, इसीलिए खुशी ने उसका साथ छोड़ते हुए अकेले ही वाइन पीने का फैसला किया था। चारू, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? पार्टी हॉल से बाहर निकलते ही विराज ने चारू का हाथ छोड़ दिया था और अपने हाल दिल का बयान उसके सामने रख दिया था। अभी जो कुछ भी विराज के दिल में चल रहा था वो सब कुछ विराज चारू के सामने रखना चाहता था। मैं चारू बोलने में अभी भी झिझक रही थी और विराज के सवाल के बाद उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू किसी मोती की तरह बहने लगे। तुरंत ही चारू ने अपने कपड़ों से आंसू पोंछे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द का कतरा भी बाहर नहीं निकला था। चारू के चांद जैसे चमकते हुए चेहरे को देखकर विराज सकपका गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन विराज के सामने पहली बार आई थी। हालांकि विराज ने महसूस किया कि ये सब बहुत ही अचानक हो रहा है और ऐसे में चारू का झिझकना स्वाभाविक था। लेकिन चारू को देखकर विराज बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। विराज, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मेरे पिता की हाल ही में कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया है और उनकी टांग टूट गई है। मेरे परिवार वालों के पास। आखिरकार एक लंबी चुप्पी के बाद चारू ने विराज के सामने अपना मुंह तो खोला, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से पैसों की बात बाहर निकली उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ गया था। तुम्हें हॉस्पिटल की मेडिकल फीस की जरूरत है, राइट? मैं वो तुम्हें दे दूंगा और फ्यूचर में अगर तुम्हें हॉस्पिटल की फीस की जरूरत पड़े तो तुम कभी भी हॉस्पिटल जा सकती हो। तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने चारू से पूछा भी नहीं कि उसे कितने पैसों की जरूरत है और तुरंत ही उसकी बात पर अग्री कर लिया था। साथ ही साथ विराज ने अपने हॉस्पिटल का भी उसके सामने अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर दिया था। हे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चलो पार्टी हॉल में आओ। दिलीप और उसके दोस्तों ने फ्रांस की इंपोर्टेड शैंपेन खोली है, वो भी 1990 की। अगर तुम दोनों ने देरी की तो तुम्हें पता है कि वो शराबी लोग सब कुछ खत्म कर जाएंगे।
अचानक से खुशी जुनेजा पार्टी हॉल से बाहर निकल आई थी। वो जानती थी कि विराज और चारू कहाँ मिलेंगे, इसीलिए वो सीधा उस जगह पहुंच गई जहां पर चारू और विराज मौजूद थे। खुशी ने विराज और चारू का हाथ पकड़ा और दोनों को जबरदस्ती पार्टी वाले रूम की तरफ ले जाने लगी थी। खुशी जुनेजा की इस हरकत को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसे वाकई में उस फ्रांस की इंपोर्टेड शैंपेन की फिक्र थी, लेकिन असल में उसके दिल में कुछ और ही था। शायद ऐसा विराज को लग रहा था और खुशी जुनेजा की उस हरकत को महसूस करते हुए विराज बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आखिर खुशी जुनेजा के मन में क्या चल रहा था? क्या उसे विराज को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही थी? अगर हाँ, तो क्यों? क्या विराज कुछ ज्यादा ही सोच रहा था या फिर खुशी जुनेजा की तरफ से ये एक नॉर्मल रिएक्शन था? खुशी जुनेजा ने अपने हस्बैंड की कंपनी का नाम विराज के कानों में क्यों डाला? क्या आगे आने वाली कहानी में खुशी जुनेजा के हस्बैंड के साथ भी विराज का कुछ होने वाला था? आखिर इस बात में कितना संबंध था? क्या चारू की मदद करते हुए विराज को चारू से प्यार हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर जानवी और विराज का क्या होगा? क्या ऐसे में जानवी और विराज अलग हो जाएंगे और विराज कभी भी जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।